Dear students, now we are doing special paper of 2016. Again in part A, that is grammar and uses, there are 20 questions. The first 20 questions are about identifying errors in them and rewriting them. ये पहले पेपर की तरह ही है. इसमें पहले जो 10 प्रश्न है उसमें हमें गलतियों को पकड़कर या उनको आइडेंटिफाई, उनकी पहचान करके और उस वाक्य को सही करके लिखना है. हमारा पहला जो सेंटेंस है वो ये है, माई चाइल्ड डज नॉट लाइक टू गो टू दी स्कूल. यहाँ पर हमें करेक्ट करने के लिए स्कूल के पहले जो दी है ना उसको हटाना पड़ेगा. क्यों हटाना पड़ेगा? कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि यदि उनका प्रयोग हम उनके मूल उद्देश्य के लिए करते हैं तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता. लेकिन यदि उन स्थानों का प्रयोग हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल लगता है. यहाँ पर बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो पढ़ने के लिए जा रहा है या पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है. तो जब स्कूल का प्रयोग पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए किया जाए तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा. हमारा सही वाक्य नीचे लिख दिया है. आप दोनों तरह कर सकते हो, या तो दी को आप काट दीजिए या और अच्छा है कि आप इसको दोबारा लिख दे कि माई चाइल्ड डज नॉट गो टू स्कूल, कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता या स्कूल नहीं जाता. अब ये मैंने आपको बताया कि यदि स्कूल शब्द का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए, पढ़ने के अलावा, टीचर के लिए पढ़ाने के अलावा, तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, जैसा कि इस वाक्य में है. इस वाक्य में माई फादर केम टू द स्कूल टू मीट द हेडमास्टर, तो बोलने वाले के पिता वहाँ पढ़ने या पढ़ाने नहीं गए, वो तो अन्य उद्देश्य के लिए गए. इसलिए यहाँ पर स्कूल के पहले हमने डी लगाया है. पहले में हटेगा, इसमें नहीं हटेगा. हमारा दूसरा वाक्य है, देयर आर ए लिटिल एरर्स इन द ड्राफ्ट. अब देखिए, ए लिटिल का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, संख्या के लिए नहीं होता. बहुवचन की संज्ञाओं के पहले हम लिटिल, ए लिटिल या दी लिटिल का प्रयोग नहीं करते. इसकी जगह में हम करते हैं फ्यू, ए फ्यू या दी फ्यू. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, अनिश्चित संख्या के लिए जो कम होती है या काम चलाऊ होती है तो हम उसके लिए ए फ्यू का प्रयोग करते हैं. तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि देयर आर ए फ्यू एरर्स इन द ड्राफ्ट. ए लिटिल को हम हटा देंगे, उसके स्थान पर हम ए फ्यू कर देंगे और वाक्य को दोबारा लिख देंगे. हमारा तीसरा वाक्य प्रपोजिशन के प्रयोग में एरर या प्रपोजिशन के प्रयोग में गलती है उसके लिए. अब यहाँ पर हमारा जो वाक्य है वो ही वॉज हैप्पी टू पार्ट फ्रॉम ऑल हिज एसेट्स. देखिए, किसी भौतिक वस्तु से अलग होने के लिए पार्ट फ्रॉम नहीं आता, पार्ट विद आता है.
तो यहाँ पर फ्रॉम हटाकर हमको विद लगाना है। देखिए, किसी वस्तु से अलग होने के लिए पार्ट विद लगता है और किसी व्यक्ति से अलग होने के लिए या उसको छोड़कर जाने के लिए पार्ट फ्रॉम होता है। जैसे ये पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ बिकॉज शी इल ट्रीटेड हिम, तो ये सही हमारा होगा। हमारा जो चौथा प्रश्न है ना, वो भी प्रपोजिशन के एरर के लिए है। विद और बाई के प्रयोग में अंतर है। विद का प्रयोग होता है इंस्ट्रूमेंट या औजार के लिए, जैसे ही कट द वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। लेकिन जब कार्य किसी के द्वारा होता है, कोई हानि किसी चीज़ के द्वारा पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए बाई का प्रयोग होता है। और ये वाक्य होगा द फोन वॉज बैडली डैमेज्ड The phone was badly damaged by lightning, कि लाइटनिंग माने जो आकाश में बिजली चमकती है उसके द्वारा उसको क्षतिग्रस्त किया गया। हमारा पांचवा प्रश्न है पैसिव वॉइस के बारे में। द इंजर्ड प्लेयर वाज बीन कैरिड ऑफ द फील्ड, ये गलत है। देखिए, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया जो है ना, अगर कंटिन्यूस टेंस हो तो बीइंग आता है, इसलिए यहाँ पर हमें ये कंटिन्यूस है कि खिलाड़ी को, घायल खिलाड़ी को मैदान के बाहर ले जाया जा रहा था, तो बीन हटाकर हमें बीइंग लगाना पड़ेगा। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज और वर के बाद बीइंग लगता है और उनके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये सेंटेंस हमारा था, पास्ट एक्टिव वॉइस था, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, तो ये बनेगा द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड, बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा सही। तो या तो आप बीन को हटाकर बीइंग लिख दो नीचे, या वाक्य को दोबारा पूरा बीइंग लगाकर लिख दीजिए। हमारा जो अगला प्रश्न है, ये टेंस की गलती के बारे में। आई राइट द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। देखिए, ये पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस में दो काम होते हैं, एक पहले और एक बाद में, तो जो काम पहले होता है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और जो काम बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है। तो इस वाक्य में मैं उसके आने के पहले पत्र लिख चुका था, तो इसमें पहला काम क्या हुआ, पत्र लिखना, तो उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म से करेंगे, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड।
ये हमारा सही वाक्य है, तो इसमें हमको सही करके इसको लिखना है। आई राइट, ये तो प्रेजेंट टेंस है, जबकि घटना पास्ट में घटी हुई है, तो उसमें तो फिर और घटना कार्य पूरा हो चुका था भूतकाल में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न मॉडल सहायक क्रियाओं के प्रयोग के बारे में। ऑट का प्रयोग जो होता है ना, ये है नैतिक कर्तव्य या हमारा जो सामाजिक कर्तव्य होता है या हमारा डोमेस्टिक ड्यूटी होती है उसको के लिए होता है। ओट माने होते हैं चाहिए, जैसे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता की कहना मानना चाहिए। अब ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, इसके अंदर फॉर्मल माने होता है औपचारिक आज्ञा। औपचारिक आज्ञा वो आज्ञा होती है कि जिसको मांगने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम औपचारिकता के नाते वो आज्ञा मांगते हैं। जैसे आप क्लास में सीधे भी चले जाओ तो भी टीचर आपको गेट आउट नहीं करेगा, और अगर औपचारिकता के नाते हर आदमी जब क्लास में प्रवेश करता है और टीचर अगर पहले से मौजूद है तो वो पूछता है मे आई कम इन सर। तो ये देखिए फॉर्मल परमिशन माने औपचारिक आज्ञा मांगने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में शुरू में मे का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य को सही करने के लिए आप इसको दोबारा लिख देंगे, मे आई कम इन कॉमा सर और प्रश्नवाचक का चिन्ह। अगला हमारा जो प्रश्न है ना, मस्ट यू प्लीज पास द साल्ट, ये वाक्य भी हमारा मॉडल सहायक क्रिया के बारे में है। देखिए मस्ट का प्रयोग जो होता है ना, आवश्यकता के लिए होता है या आदेश देने के लिए होता है, या कोई जैसे लीगल नेसेसिटी कानूनी आवश्यकता है कि जैसे यू मस्ट पे योर टैक्स, कि आपको अपने टैक्स अवश्य देने चाहिए, आपकी मर्जी पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब ये बातचीत फॉर्मल जो जिसको हम कहते हैं ना रिक्वेस्ट, कि मान लो लोग टेबल पर बैठे हुए हैं और टेबल पर वो जो लोग हैं ना, एक कोने पर नमक रखा है, आप उधर बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई नमक पकड़ाएगा क्या। तो ये पोलाइट एक तरह की रिक्वेस्ट है नमक मांगने की। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल या वुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ मस्ट को हमें हटाना है और इसकी जगह विल या वुड का प्रयोग करना है। बेटर है वुड, उन दोनों का अंतर मैं आपको समझाता हूँ। आप मस्ट की जगह वुड लिख दो और ये हमारा वाक्य बन जाएगा, वुड यू प्लीज पास द साल्ट, क्या आप मुझे नमक पकड़ाएंगे। विल और वुड का अंतर ये है, वैसे तो आप कोई भी लिखेंगे तो आपको एक में से एक नंबर मिलेगा, लेकिन वुड जो है ना, ये क्या है, ये अधिक नम्रता है, कि अगर आप नम्रता अधिक दिखाना चाहें तो आपको विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन विल में भी नम्रता है और ये भी शिष्टाचार से भरा हुआ शब्द है, इसलिए आप कोई सा कर सकते हैं। लेकिन वुड जो होता है ना, वो मोर पोलाइट होता है और हमको बोलने में अधिक से अधिक विनम्र होना चाहिए, या हो तो अच्छी बात है, तो इसलिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है, द थीफ अरेस्टेड yesterday by the police yesterday। देखिए ये प्रश्न है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का प्रयोग कब करते हैं कि जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया। तो देखिए पैसिव वॉइस में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बी की जो फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इनमें से एक जरूर आती है। और पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर का प्रयोग होता है,
मुख्य क्रिया के पहले। अगर संज्ञा एक वचन है तो वाज आएगा, तो ये हो जाएगा द थीफ, और यहां पर है वाज। जो सही हमारा पैसिव वॉइस वाक्य है वो होगा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। देखिए, पैसिव वर्ब फॉर्म माने क्रिया का जो रूप पैसिव वॉइस में होता है वो हमेशा होता है बी की एक फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बी की फॉर्म में वाज और मेन वर्ब है अरेस्टेड, तो ये पैसिव वर्ब फॉर्म है। कौन सी? वाज और अरेस्टेड, तो पैसिव में ये आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ही टोल्ड मी इफ आई वन द मैच। देखिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा दो क्लोज होती है। एक क्लोज तो होती है रिपोर्टिंग क्लोज, जिसके माध्यम से बात कही जाती है, और दूसरी रिपोर्टेड क्लोज, जिसमें कहने वाले का मैसेज या उसका संदेश या कही गई बात होती है। तो उन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, जिसे कल मैंने आपको बताया था, लिंक वर्ड कहते हैं। अब ये जो वाक्य है ना, वो ये है कि ही टोल्ड मी इफ आई वन द मैच। अब ये देखिए, इसमें ही टोल्ड मी ये रिपोर्टिंग क्लोज है, ये रिपोर्टिंग क्लोज है। और अब यहाँ पर क्या है? इफ आई वन द मैच। ये देखिए, हैव यू वन द मैच, ये होना चाहिए। ये वाक्य प्रश्नवाचक है, इसीलिए इसमें इफ लगा है। जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। तो हम ये करेंगे। अब ये पास्ट टेंस था, वो ये सेंटेंस था ये। अब इसका इनडायरेक्ट देगा, ही टोल्ड मी की जगह बढ़िया होगा ही आस्क्ड मी। वैसे टोल्ड भी चल सकता है, ही आस्क्ड मी इफ। अब ये पास्ट, ये टेंस है हैव यू वन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा नियम के अनुसार। इफ आई और हैव का हो जाएगा हैड, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी वन द मैच, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है। क्यों? कि इनडायरेक्ट बनाते समय हर प्रकार के वाक्य साधारण वाक्य में बदल जाते हैं, और उसमें जो विराम चिन्ह होता है ना, वो फुल स्टॉप होता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 11। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। अब यहाँ पर क्या है, कई बार दो ही शब्द होते हैं। इसमें जो शब्द है ना एपैथी, उसके 4 एंटोनिम दिए गए। सही तो एक ही होगा ना। तो एपैथी माने होता है किसी चीज़ के प्रति नापसंद। ये एक तरह से घृणा की भावना होती है, समझ गए ना। इसमें बोलने वाले में कोई उमंग या उत्साह उस चीज़ के प्रति नहीं होता। इसका जो विपरीत शब्द है वह एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म माने होता है उत्साह या किसी वस्तु के प्रति हमारी चाह, हमारी इच्छा, उसके प्रति हमारी अच्छी भावना। तो एंटीपैथी का विलोम शब्द या अपोजिट या एंटोनिम होगा एंथुजियाज्म। अगला हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न में होगा सिनोनिम। सिनोनिम माने होता है समानार्थक शब्द, मतलब वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। और हमारा मेन शब्द है करेज। करेज को हम क्या कहते हैं? साहस। साहस एक प्रकार की वीरता होती है। हिम्मत, हिम्मत का मतलब हम बच्चे लड़ते हैं ना,
आपस में कहते हैं है तेरे अंदर हिम्मत मुझे मारने की, तो मतलब क्या तू इतना बहादुर है कि तू मुझे पीट ले। तो अब ये करेज के भी 4 दिए हुए, इनमें सबसे अप्रोप्रिएट ये है ब्रेवरी। ब्रेवरी ब्रेवरी भी एक प्रकार का साहस या एक प्रकार की वीरता है। तो आप यहाँ पर या तो इसके नीचे निशान लगा दो, और बेस्ट है कि आप इसको दोबारा लिख दो। नीचे की लाइन में आप लिख देंगे इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, समझ गए ना। क्योंकि जो और दूसरे शब्द है ना वो सही अर्थ नहीं देते। हमको सिमिलर वर्ड में नियरेस्ट मीनिंग माने जो निकटतम अर्थ वाले शब्द है ना उनका सिलेक्शन ये चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द पुलिस इज लुकिंग थ्रू। अब ये देखिए मित्रों, ये है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ होता है ना वो अर्थ के अनुसार आपको सही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमारा वाक्य जो है वो है द पुलिस इज लुकिंग थ्रू द केस। लुकिंग थ्रू तो नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं केस कि मुकदमा या जो केस है ना पुलिस उसमें जांच कर रही है। तो किसी केस की जांच करने के लिए लुक इनटू का प्रयोग होता है, लुक थ्रू का नहीं। तो हम क्या करेंगे, लुकिंग थ्रू, उसमें थ्रू हटा देंगे और उसके लिए इनटू लिख देंगे, या हम पूरे वाक्य को दोबारा लिख देंगे कि दी पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब में आपको करना पता है क्या है, देखिए आप किसी भी अच्छी किताब में जो लुक वर्ब है उसके बाद जितने प्रपोजिशन लगकर अलग अलग फ्रेजल वर्ब है ना वो दिए हुए, जैसे लुक आफ्टर होता है, लुक इनटू होता है, आप समझ गए, लुक थ्रू होता है, लुक डाउन अपॉन होता है, सब दिए हुए। आप उनको पढ़िए और पढ़कर उनके अर्थ को समझिए। और सबसे बढ़िया तरीका ये है आपका, ये मैं आपको अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आप उसका अर्थ समझकर उसका प्रयोग अपने वाक्य में कर लो। अगर आप अपना वाक्य बना लेंगे ना तो मित्रों पूरी जिंदगी आप उस प्रयोग को भूल नहीं सकते। लुक इनटू माने किसी चीज़ की जांच करना। जांच कैसे करोगे, पुलिस जो है वो तो लोगों से मिलती है, उनसे पूछताछ करती है। मान लो चोरी हुई है तो कहेंगे भाई बताओ किस पर आपको शक है, उनको पकड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। आई केम बाई एन ओल्ड फ्रेंड इन द मॉल। ये मेल नहीं है, ये है मॉल है, इसको हम सही कर देंगे। ये मॉल, मॉल होता है ना भाई जिसके अंदर चीज़ें बेची जाती है, जैसे पिंक सिटी मॉल बहुत सारे शहर में, ट्राइटन मॉल है या नहीं। अब ये भी फ्रेजल वर्ब जो है वो उसी की गलती है। ये देखिए आप मॉल में सामान खरीदने गए हो, आप मित्र से मिलने तो नहीं गए, लेकिन कई बार होता है अचानक आपका 10वीं में पढ़ने वाला मित्र आपको मॉल में मिल जाता है। तो उसके लिए जो सही शब्द होता है ना, अचानक मिलना किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का, वो कम अक्रॉस है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो फोटो होता है ना पासपोर्ट साइज, हम उसको अपनी किसी किताब में रख देते हैं और रख कर भूल जाते हैं। अब क्या है कि 2 महीने बाद जब हम उस किताब को पढ़ने लगते हैं तो हमें वो फ़ोटो मिल जाती है। उसके लिए हम कम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे और कहेंगे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटोग्राफ इन माई ग्रामर बुक की ये। इसी तरह आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। तो यहाँ पर
कम बाई के स्थान पर कम अक्रॉस आता है। कम बाई का प्रयोग दूसरे अर्थ में होता है कि आपको कैसे कोई वस्तु प्राप्त हुई। जैसे मान लो आपने बहुत बढ़िया घड़ी पहन रखी है, तो हम आपसे पूछेंगे हाउ डिड यू कम बाई दिस वॉच, कि भाई ये घड़ी तुझे कैसे मिली। आप कहोगे आई बॉट इट। आप ये भी कह सकते हो इट वॉज गिफ्टेड बाई माई वाइफ, इट वॉज गिफ्टेड बाई माई फादर, कुछ भी कह सकते हो। तो वो कम बाई होता है। तो दोनों के अंतर को समझिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया मैंने तरीका अभी बताया था आपको, कम है ना, कम जो वर्ब है इसके साथ में कितने प्रपोजिशन लगकर करीब 8 या 10 फ्रेजल वर्ब बनते हैं। उन सबको आप किताब में पढ़िए और उनको अपने वाक्यों में लिख लीजिए, पक्का हो जाएगा। 2 नंबर आपको आएंगे। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक कहावत है। कोई कहते यार 18 है मेरे, तो 2 नंबर कोई बात नहीं, आपको एक भी नंबर को छोड़ना नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और कभी गलत हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए उसका, तभी आप आगे ठीक करेंगे। दूसरा क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि प्रैक्टिस करने से बुद्धू आदमी भी विद्वान बन जाता है। जैसे मान लो वाल्मीकि था, तो वो पहले एक डाकू था। वो लोगों को, जो राहगीर होते थे, उनको मारता था, ठीक है। लेकिन जब उसको ये आभास हुआ कि तू गलत काम कर रहा है, तो वो राम का भक्त हो गया और उसने संसार की सबसे सुंदर महाकाव्य रामायण की रचना की। तो आप भी अभ्यास करके निपुण बन सकते हो, परीक्षा में आप सफल हो सकते हो और आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। अब दूसरी एक कहावत है, मैं आपको ये उदाहरण शिक्षा के रूप में नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको उत्साहित या एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये दे रहा हूँ। जैसे ये क्या है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, पर ऋतु आवत फल हो। कि हर काम धीरे धीरे होता है। कि माली जो है सैकड़ों घड़ों पेड़ों में देता है, फिर वो 2-4 साल में बड़ा होता है, उसके बाद उसमें फल आते हैं। तो आप चाहोगे भाई 15 दिन या 1 महीने कोचिंग करके किसी इंस्टीट्यूट में मैं RAS बन जाऊं, तो ये बात थोड़ी असंभव लगती है। तो आपको क्या सतत प्रयत्न करना चाहिए, खूब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए आप, ये है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन। कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए आपको एक शब्द चुनना है। तो ये हमारा है अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स, कि हम अपने रिश्तेदारों के प्रति जो पक्षपात करते हैं, अंग्रेजी में उसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। आप नीचे लिख देना। ये अपने रिश्तेदारों को पक्ष करना, कि लोग अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बंधुओं का पक्ष लेते हैं, चाहे वो बात सही हो या गलत। इसको अंग्रेजी में नेपोटिज्म कहते हैं और हिंदी में भाई भतीजावाद। कि भाई भतीजावाद की नीति सही नहीं है, नेपोटिज्म इज नॉट गुड। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है यूज द फॉलोइंग ईडियम इन योर सेंटेंस। देखिए, मैं वो तो थे फ्रेजल वर्ब जैसे कम अक्रॉस, और ये ईडियम। ईडियम पता है क्या होता है कि जब किसी शब्द या किसी जो पूरा फ्रेज होता है उसका अर्थ मूल अर्थ से अलग हो, तो हम उसको ईडियम कहते हैं। और ईडियम का तरीका याद करने का क्या है कि आप किसी भी किताब में से ईडियम पढ़िए, उसका अर्थ हिंदी अंग्रेजी दोनों में देखिए और इसका प्रयोग देखिए। अब ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है हो हल्ला करना। हो हल्ला माने विरोध जताना। अभी आपको पता है कि पेपर आउट हो जाता है, आप हजारों की तादाद में इकट्ठे होके कभी विधानसभा का घेराव करते हो
कभी गहलोत के घर का घेराव करते हो, ह्यू एंड क्राई हो अल्लाह करते हो। तो अब इसको देखिए, ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये एग्जामिनेशन में दो प्रकार से पूछा जाता है। जैसे पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें तो कैसे पूछा था कि उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया, उसमें दो ये ईडियम दे दिए, कैट नैप और डॉग नैप। तो उसमें से सही होगा आप कैट नैप के निशान लगा दो या उसको नीचे लिख दो। अब ये दूसरी तरह का ऐसे भी पूछा जा सकता है, और अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगा कि आपको वो ईडियम दे देगा और आपको अपना वाक्य बनाना पड़ेगा जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो। और अर्थ स्पष्ट ये है, मेक ह्यू एंड क्राई, हम ये कहेंगे ये देखिए सर, द स्टूडेंट्स मेड ए ह्यू एंड क्राई व्हेन द पेपर वाज आउट, कि जब पेपर आउट हुआ तो विद्यार्थियों ने होल्ला माने विरोध दर्ज कराया। देखिए एक्चुअली ह्यू एंड क्राई माने होता है पब्लिक प्रोटेस्ट, कि सार्वजनिक रूप से जब किसी चीज़ का हम विरोध करते हैं, और करने वाले विद्यार्थी भी हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, जनता भी हो सकती है, बेरोजगार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके दो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, इस पेपर में शायद आपको 3 मिलेंगे। ये है कन्फ्यूजेबल वर्ड, इसको कहते हैं वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, और सरल भाषा में इनको कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर माने दो शब्दों का एक जोड़ा है जो बोलने में उच्चारण का एक जैसा आपको लगता है, लेकिन उनका अर्थ और प्रयोग अलग अलग है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, हमको तो पॉइंट आउट द डिफरेंस। तो डिफरेंस बताने के लिए एक तो तरीका है कि आप इनके अर्थ लिख दो, और अर्थ अगर आप अंग्रेजी में नहीं आए तो इनका वाक्यों में प्रयोग कर दो। तो पहला जो है ना हील, इसका मतलब होता है घाव का भरना। घाव भर जाते हैं ना, मान लो आपको चोट लग गई तो वहाँ पर घाव हो गया, तो वो घाव भरेगा जब दवाई लगाओगे। तो हम ये इसका प्रयोग कर देंगे, ये वुंड है, वुंड का मतलब है घाव। ये लो भैया, पहले नंबर का है द वुंड विल हील सून, घाव जल्दी भर जाएगा। अर्थ स्पष्ट हो गया अपने आप। दूसरा जो हील है ना, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है एडी। पैर की एडी होती है ना, हिज हील इज एकिंग, एक माने होता है जो अंदर से दर्द होता है, कि उसकी एडी में दर्द हो रहा है। तो हमने डिफरेंस को क्लियर कर दिया है वाक्य का प्रयोग करके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न भी हमारा पेयर ऑफ वर्ड है, डिसेंड एंड डिसेंट। देखिए ये जो डिसेंड है ना, इसका अर्थ है नीचे उतरना। जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हो, आप उतारो, तो आप कर दो वी वर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। हो गया। अब ये है डिसेंट। डिसेंट माने होता है विरोध या विरोध प्रकट करना, कि द स्टूडेंट्स डिसेंटेड अगेंस्ट द फी इंक्रीज, विद्यार्थियों ने फीस बढ़ने का विरोध किया। तो ये देखिए इनका उच्चारण एक जैसा है, लग रहा है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग है। इनके दो वाक्यों में आप प्रयोग कर दीजिए, ये आपको किसी भी अच्छी किताब में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, करियर एंड कैरियर। देखिए स्पेलिंग अलग है, थोड़ा उच्चारण में भी फर्क है। करियर होता है ना जो आप, जिसको आप
परस्यू कर रहे हो, साहब मेरा करियर क्या है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरा करियर क्या है, मैं RAS बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो आपका करियर है, आप RAS बन गए, तो आपका करियर कैसा हुआ, ब्राइट हुआ क्या या नहीं? अरे बताइए, तो आप यूज कर दो। ठीक है ना। इसको हिंदी में वृत्ति कहते हैं करियर को, कि वो एक अच्छे करियर के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। मतलब जो जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, करियर हमारा कैसा है, ठीक है ना, वो उसको करियर कहते हैं। अब ये कैरियर, कैरियर जो साइकिल के पीछे लगा रहता है या स्कूटर के पीछे लगा रहता है ना, जिसमें हम सामान रखते हैं, उसको कैरियर कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो माई बाइसिकल हैज ए करियर। सरल है, आप दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। देखिए, कॉन्शियस माने होता है सचेत, किसी भी बारे में जानकारी होने के लिए हम कॉन्शियस कहते हैं। ये देखिए, आई एम कॉन्शियस अबाउट माई फॉल्ट्स, कि मेरे अंदर जो दोष है या कमियां है, मैं उसके बारे में सचेत हूँ, मतलब मैं उनकी जानकारी रखता हूँ और भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको दूर दूर। अब दूसरा है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस को हम कहते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा माने जानते हो, जो अंदर से बात निकलती है। हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार तो वोट डाल। अब आपको वोट डालना है, आप हो मीना या बनिए मेरी तरह से, तो बढ़िया को वोट देना चाहता है, चाहे वो नालायक हो, और मीना को देना चाहता है, चाहे वो भी अच्छा नहीं हो। तो ये अच्छी बात नहीं है जातिवाद करना या प्रांतवाद करना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई तू अंतरात्मा के अनुसार वोट दे, अंतरात्मा के अनुसार जो सही है उसको दे। तो यू शुड वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस। ये है आज का, हम यही विराम करते हैं। आप सबको हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद।